देश प्रदेश में आपका स्वागत है और अब शुरुआत हम कर रहे हैं महाराष्ट्र में, जहां पर लाउडस्पीकर का विवाद जो है वो फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सर्वदलीय बैठक भी हो गई है, लेकिन बावजूद उसके जो पार्टियां हैं वो अपने अपने राजनीतिक रुख पर अड़ी हुई हैं। औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर ने 1 मई को होने वाले राज ठाकरे के कार्यक्रम के पहले निर्देश जारी कर 5 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। यह आदेश 9 मई तक जारी रहेगा। पुलिस की ओर से जारी आदेश में लिखा गया है कि आने वाले दिनों में राज ठाकरे के कार्यक्रम के अलावा मुस्लिम समाज की ओर से आंदोलन, ओबीसी मुद्दे पर आंदोलन होने की आशंका है, जिससे हालात बिगड़ सकते हैं। उससे पहले ये आदेश जारी किए गए हैं ताकि शांति बनी रहे। तो 9 मई तक के लिए ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और राज ठाकरे के जो कार्यक्रम उनका होने जा रहा है उससे पहले यहाँ पर औरंगाबाद प्रशासन जो है वो सख्ती बरतता हुआ नजर आ रहा है। 1 मई को होना है राज ठाकरे का कार्यक्रम और हम जानते हैं कि उन्होंने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है सरकार को लाउडस्पीकर हटाने को लेकर मस्जिदों से, और उसको लेकर अब लगातार राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा का। सोहित, ये हम सब जानते हैं कि राज ठाकरे ने 3 मई तक का अल्टीमेटम दिया है मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का, नहीं तो उन्होंने कहा है कि वो हनुमान चालीसा बजाएंगे लाउडस्पीकरों के जरिए। तो यहाँ पर ये जो प्रशासन सख्ती बरत रहा है उसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है और क्या राज ठाकरे से इस बारे में कोई बात की गई है ताकि इस तरह की जो माहौल बिगाड़ने वाले कार्यक्रम हैं वो ना आयोजित किए जाएं? जी देखिए अदिति, अगर इस पूरे मामले की बात करें तो कल राज्य सरकार की ओर से सर्वपक्षीय बैठक बुलाई गई थी। सर्वदलीय ये बैठक थी जिसमें सभी नेता बीजेपी को छोड़ पहुंचे थे। एमएनएस के भी नेता पहुंचे हुए थे, उसमें भी ये चर्चा की गई सारे मुद्दों पर। बाद में यही तय किया गया कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उसे लागू किए जाएंगे और साथ ही साथ सभी जो राज्य सरकार है वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि एक गाइडलाइन आपकी ओर से जारी की जाए जिसका हम सभी पालन करेंगे। लेकिन इसके बावजूद जो एमएनएस है उनका कहना है कि 1 तारीख को वो इस पूरे मुद्दे पर अपनी रैली करेंगे। जिस तरह से एक ट्रेलर भी उनकी ओर से जारी किया गया उसमें देखा जा सकता है कि राज ठाकरे और एक भीड़ को दिखाया गया और लिखा गया कि 1 तारीख की शाम को वो औरंगाबाद में ये रैली करने वाले हैं। तो वहीं आज गृह मंत्री दिलीप वळसे पाटिल दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने वाले हैं। उनके जो निवास स्थान है वर्षा, वहां पर वो जाएंगे और ये सारे मुद्दे जिसमें लाउडस्पीकर का भी मुद्दा शामिल है उस पर वो बात करने की कोशिश करेंगे और अपनी ओर से जो ब्रीफिंग है वो मुख्यमंत्री को वो करने वाले हैं। बीजेपी ने कल इस पूरे जो लाउडस्पीकर के लिए बुलाई गई बैठक था उसका उन्होंने बहिष्कार किया था, वो वहां पर नहीं पहुंचे थे। बैठक के बाद एमएनएस के नेताओं ने कहा था कि हम हमारे मुद्दे पर अभी भी अड़े हुए हैं और हमारी जो मांग है उसे लेकर 3 तारीख तक का हम इंतजार करेंगे, उसके बाद जो हमें करना वो किया जाएगा। यानी एक तरफ सरकार की ओर से जहां बैलेंस आउट करने की कोशिश की जा रही है, सभी पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं बीजेपी हो या एमएनएस वो अपने जो मुद्दे हैं उस पर अड़े हुए हैं। इसलिए राज ठाकरे 1 तारीख को औरंगाबाद जाने वाले हैं, वहां पर उनकी ओर से वहां पर रैली को संबोधित किया जाना। और इससे पहले ही हमने देखा कि जो पुलिस की ओर से आदेश आए हैं कि 5 या उससे ज्यादा लोग एक साथ नहीं घूम सकते हैं, वो आ चुका है। अब इस पर एमएनएस का क्या रुख होता है ये देखना अहम होगा, क्योंकि एमएनएस की ओर से तो ट्रेलर और कई सारी चीजें उनकी पार्टी की ओर से जारी किया जा रहा है, उन्हें परमिशन अब तक नहीं दी गई है। इसी पर आज दिलीप वळसे पाटिल भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। तो कल की बैठक के बाद जहां एक तरफ सरकार ये सोच रही थी कि शायद मामला शांत हो जाए, ठंडा हो जाए, सभी लोगों को एक स्तर पर लाया जाए, एक लेवल पर लाया जाए, तो वो होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। और इसलिए आज हमने देखा कि किस तरह से औरंगाबाद की जो पुलिस है उनकी ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं और मुख्यमंत्री से भी गृह मंत्री इस मुद्दे पर मुलाकात करने वाले हैं। बिल्कुल, क्योंकि सोहित अगर राज ठाकरे इस तरह की रैली करते हैं तो उसके बाद दूसरी पार्टियों को भी मौका मिलेगा और हम लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना के मतभेद जो हैं वो भी खुलकर अब सामने आ रहे हैं और इस मुद्दे को और दूसरे कई मुद्दों को वो मुद्दा बना रहे हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या कुछ होगा। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका, सोहित आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब कर्नाटक की बात करते हैं, जहां हलाल मीट और अजान के बाद अब स्कूलों में बाइबल पढ़ाने का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल दक्षिणपंथी हिंदू संगठनों के निशाने पर अब बाइबल है। उनका कहना है कि बेंगलुरु के प्रतिष्ठित क्लेरेंस हाई स्कूल में बाइबल की पढ़ाई रोकी जानी चाहिए और इसको लेकर उन्होंने हंगामा भी खड़ा कर दिया। क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए हमारे सहयोगी निहाल किदवई की रिपोर्ट। हिजाब मामले पर स्कूल की डेवलपमेंट कमेटी के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की वकालत करने वाले दक्षिणपंथी हिंदू संगठन क्रिश्चियन स्कूल में बाइबल पढ़ाए जाने के खिलाफ खड़े हो गए। इस मामले में यह संगठन स्कूल डेवलपमेंट कमेटी के फैसले से सहमत नहीं।
भारत का स्कूल या भारत का कोई भी एजुकेशन सिस्टम वो संविधान के आधार पर चलना चाहिए और भारत के एजुकेशन एक्ट के अनुसार चलना चाहिए। यहाँ पर आप किसी बच्चे को कह रहे हैं कि नहीं आपको बाइबल पढ़ने के लिए मिलेगा या बाइबल आप पढ़ना है, तो फिर वहाँ पर जो एडमिशन दे रहे हैं वो अन्य धर्मीय बच्चों को क्यों दे रहे हैं? आपका ईसाई स्कूल है वो ईसाइयों के है तो ईसाइयों के लिए रखिए। तो ये छोटे बच्चों के मन को प्रभावित करके उनको कन्वर्जन के जाल में लाने के लिए जो प्रयास चल रहा है, इसके लिए हमारा यहाँ पर इसका विरोध है। 1914 में बना क्लेरेंस हाई स्कूल बेंगलुरु के प्रतिष्ठित स्कूलों में से है। दाखिले के आवेदन पत्र पर साफ लिखा है कि यहाँ बाइबल पढ़ाई जाती है और जो अभिभावक या छात्र इससे सहमत हैं वो ही यहाँ दाखिला लें। We are aware that some people in society कुछ लोगों को हमारे स्कूल की एक पॉलिसी पर एतराज है। हम अपने वकीलों से सलाह मशवरा कर रहे हैं। हम देश के कानून से प्यार करते हैं और इसके दायरे में बंधे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कानून का उल्लंघन हो। we will follow their advice in keeping with the law of the land. स्कूल में बाइबल पर रोक से पहले इसी हिंदू जन जागृति समिति ने हलाल मीट के बहिष्कार की मांग की थी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर परिसरों और धार्मिक मेलों से गैर हिंदुओं की दुकानें हटाने की मुहिम छेड़ी। प्रमोद मुतालिक की श्री राम सेने ने हनुमान मंदिर के बाहर एक मुस्लिम तरबूज कारोबारी की दुकान तोड़ दी। अजान को लेकर भी ये संगठन सड़कों पर आ चुके हैं। लव जिहाद के नाम पर दक्षिण कन्नड़ा जिले में हिंसा आम बात है। अगले साल कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हैं। बेरोजगारी और महंगाई के बीच मुद्दे तलाशती बीजेपी पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का आरोप लग रहा है। येडियुरप्पा के उत्तराधिकारी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की पकड़ आरएसएस और पार्टी पर वैसी नहीं है जैसी येडियुरप्पा की हुआ करती थी। ऐसे में नेताओं के साथ साथ छोटे बड़े संगठनों में भी मौके का फायदा उठाने की होड़ लगी है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। नुकसान इस राज्य की छवि का हो रहा है। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की खींचतान की खबरें आए दिन आती हैं और अब ये जो तनातनी है ये लगातार बढ़ती जा रही है। ताजा मामला समान नागरिक संहिता को लेकर है और साथ ही सिलेबस में बदलाव को लेकर है। बीजेपी के सुर अलग हैं और जेडीयू के तेवर बिल्कुल ही अलग नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। कल ही भोपाल में अमित शाह ने ऐलान किया है कि धारा 370 तो हमने खत्म कर दिया। राम जन्मभूमि पर मंदिर का काम चालू हो गया। अब एक काम बचा कॉमन सिविल कोड का। कल अमित शाह ने ऐलान किया है कि देश के अंदर जहां जहां बीजेपी की सरकारें हैं वो अपने अपने राज्य में कॉमन सिविल कोड समान नागरिक संहिता को भी और लागू करने का काम करेगी। वीर कुंवर सिंह जयंती पर जगदीशपुर में सुशील मोदी के इस ऐलान को खारिज करने में जेडीयू ने जरा भी समय नहीं लिया। बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा सर? नहीं, क्यों लागू होगा? सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि बिहार के लोग मिलजुल कर रह रहे हैं हर तरह से। कहां से यह प्रश्न उठता है? अभी ये विवाद थमा भी नहीं था कि नीतीश के नजदीकी शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सीबीएसई द्वारा पाठ्यक्रम में किए बदलाव पर अपना विरोध सार्वजनिक कर दिया। इनको अलग नहीं करना चाहिए और सारे लोगों को जानना चाहिए। और इतिहास तो पढ़ा ही जाता है, इतिहास तो समझा ही जाता है सीख लेने के लिए। वहीं विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने इन दोनों मामलों में जनता दल यूनाइटेड के विरोध का कुछ इस अंदाज में समर्थन किया। ये आरएसएस के एजेंडे पे देश चल रहा है, देश नागपुर से चल रहा है। ये तो हम लोग पहले से बोलते रहे, देश जो है वो नागपुर से चल रहा है। और जाहिर सी बात है वो पूरे मुल्क में आरएसएस जो एजेंडा जो है अपना संविधान की जगह पर वो अपना एजेंडा लागू करना चाहता है। कुछ मुद्दों पर मतांतर के बावजूद फिलहाल बिहार में नीतीश कुमार सरकार को इसलिए कोई खतरा नहीं है क्योंकि जिन मुद्दों पर भाजपा का विरोध है, जैसे जातिगत जनगणना, जहां पर नीतीश कुमार को बिहार के कमोबेश हर राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त है, वहां पर उन्होंने अपना अगला कदम किसी न किसी बहाने अभी तक टाला हुआ है। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो महंगाई की मार एक के बाद एक आप और हम पर पड़ती जा रही है और इस दौर में एक नया संकट खड़ा हो गया है। भारत अपनी जरूरत का करीब 60% नारियल तेल जो है वो इंडोनेशिया से आयात करता है, लेकिन अब 28 अप्रैल से इंडोनेशिया सरकार ने नारियल तेल के निर्यात पर सीमित प्रतिबंध लगा दिया है और इस वजह से भारत में खाने पीने के तेल बाजार में उथल पुथल
तेज हो गई है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। इंडोनेशिया इस हफ्ते से नारियल तेल के निर्यात पर सीमित रोक लगाने जा रहा है, लेकिन सप्लाई उसने जनवरी से ही घटा दी थी, जिसका असर भारत के तेल बाजार पर साफ दिखने लगा है। दिल्ली के नया बाजार मंडी में पिछले कई दशकों से खाने पीने के तेल का थोक व्यापार कर रहे रविंद्र गुलाटी कहते हैं, पिछले 2 हफ्तों में पाम ऑयल 8 से 10 रुपए तक प्रति लीटर महंगा हो गया है। पिछले 2 हफ्तों में कौन कौन से खाने पीने के तेल हैं जो यहाँ जो थोक व्यापार है उसमें महंगे हुए? पाम ऑयल, वनस्पति, मस्टर्ड तो कोई तेज नहीं है, मस्टर्ड तो और मंदा है, उल्टा मंदा है मस्टर्ड तो। पाम ऑयल के से जो प्रोडक्ट बनते हैं उन्हीं में ही बाजार तेज है, उनमें बाजार तेज। हाँ, उसको देखा देखी में सोयाबीन तो ये हो जाता है, सनफ्लावर तेज हो जाता है। जो तेल यूक्रेन से सनफ्लावर आता था इंडिया में वो सारा खाया जाता था, वो नहीं मिलता किसी को, उसके बदले में सोयाबीन खाया जा रहा है। और भी उस चक्कर में उसकी डिमांड बढ़ गई, वो भी बढ़ गया भाव। इस उथल पुथल का असर देश के कई अहम शहरों में पैक्ड वनस्पति की खुदरा कीमतों में साफ दिख रहा है। वनस्पति में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का इस्तेमाल होता है। खाद्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 10 अप्रैल से 24 अप्रैल के बीच पैक्ड वनस्पति की कीमत देश के 7 अहम शहरों में 13 रुपए प्रति किलो से 16 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई है। इन 2 हफ्तों में वनस्पति की खुदरा कीमत राजकोट में सबसे ज्यादा 140 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 156 रुपए प्रति किलो यानी 16 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इस दौरान भागलपुर में वनस्पति की कीमत 146 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 161 रुपए प्रति किलो, नागपुर में 167 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 182 रुपए प्रति किलो, मधुबनी में 143 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 158 रुपए प्रति किलो, बांदा में 150 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 165 रुपए प्रति किलो और मेरठ में 145 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 159 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी दर्ज हुई है, यानी 14 रुपए प्रति किलो। क्या वजह है कि बीच में ये खबर आई थी कि फिर से खाने पीने के तेल सस्ते होने लगे हैं, पर पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार फिर से उछाल दिख रहा है? तो जैसे इंडोनेशिया मलेशिया ने बैन की स्टार्टिंग की है, तो इसका एक बड़ा जंप है जो कि बाजार में देखने को मिल रहा है। इसका असर तेजी पे पड़ रहा है। सोयाबीन का बाजार पिछले 10 दिन में या पिछले 15 दिन में तकरीबन 6 से 7 रुपए लीटर चला गया। देखिएगा, क्योंकि हम 70% 60% जो तेल है वो सब बाहर से ही आता है। हमारे पास सरसों है तो सरसों का एक अपना अलग यूज़ होता है, बट जो सोयाबीन है और जो सनफ्लावर है और जो पाम है या ऑलिन है या वनस्पति है वो सब बाहर की कंट्री पे डिपेंड करता है। तो वो सब बाहर ही रहेगा। तो वो बाजार कीमतों में उछाल अभी फिलहाल कीमतों में 1 हफ्ते तक, मुझे ऐसा लगता है कि 15 दिन तक उछाल रहेगा। जाहिर है कच्चे तेल और दूसरी कमोडिटीज की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अब खाने पीने के तेल बाजार में कीमतों में उथल पुथल सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। और अब मौसम की बात करते हैं। गर्मी ने सबको बेहाल किया हुआ है। मई जून से पहले ही देश के कई इलाकों में तपती गर्मी पड़ रही है। अप्रैल में ही इस कदर बढ़ते तापमान को देखते हुए लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में गर्मी से राहत बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। हमारे सहयोगी आलोक पांडे की ये रिपोर्ट। पूरे देश में चल रही है लू। हालांकि सबसे ज्यादा गर्म माने जाने वाले मई और जून जैसे महीने अभी दूर हैं। बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, इसीलिए गर्मी भी ज़्यादा बढ़ी। अप्रैल के महीना में किसी साल इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी। थकान हो जाती है यहाँ से जाने के बाद, और तो कुछ करने का मन ही नहीं करता। यहाँ तक कि पढ़ाई करने का मन नहीं करता जाने के बाद। गर्मी के बाद हाल बेहाल है। शहर में किसी तरीके की कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। जहाँ पानी था इसलिए पानी के लिए खड़ा हो गया। मई जून में आदमी जैसे पंछी मर जाते हैं, ऐसे तड़प तड़प के आदमी भी मरने की कंडीशन पे है। मौसम विभाग के अनुसार हीट वेव का मतलब ये होता है कि जो एयर टेम्परेचर है अगर वो आपके बॉडी को एक्सपोज हो जाए तो ये फेटल भी हो सकता है। लेकिन एक्चुअल टर्म्स में इसका मतलब होता है कि किसी भी दिन अगर टेम्परेचर जो सामान्य है उससे 4 या उससे ज़्यादा डिग्रीज ऊपर है तो उसको हीट वेव कहते हैं। मौसम विभाग का कहना है कि हफ्ते के अंत तक और बुरा हाल होगा। 10 राज्यों में 16 जगह पर लू के हालात हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन में तो बहुत तीखी लू है।
यूपी के लखनऊ में अभी लू तो नहीं है, लेकिन घुटन भरी गर्मी बदतर हुई जा रही है। सोमवार को तापमान 42 डिग्री रहा, सामान्य से 2.5 डिग्री ऊपर। जिन लोगों को बाहर काम करना है उनके लिए बहुत सख्त समय है, जैसे पार्क के सुपरवाइजर राधेश्याम बिंद के लिए। धूप गर्मी ज़्यादा है, इसलिए जो है उससे बचने के लिए टोपी, गमछा, चश्मे का प्रयोग कर रहे हैं। कि ड्यूटी है तो करना ही पड़ेगा। जो गर्मी जून जुलाई में पड़ती थी वो गर्मी अप्रैल में ही पड़ रही है। तापमान बहुत ज़्यादा है। ये एक और बड़ी चिंता है, भारत में मार्च से ही लू चल पड़ी है। जानकारों के मुताबिक पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लखनऊ से आलोक पांडे की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।